जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों के साथ में चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इनको देखना। ठीक है, चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ था। भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ था। 15वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में या फिर 18वीं शताब्दी में। तो फ्रेंड्स, जिसको भी आ रहा हो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है फर्स्ट ऑप्शन, ए इज़ द राइट आंसर। 15वीं शताब्दी में यूरोपियों में आगमन हुआ था। ठीक है, सॉरी, भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था। कहा जाता है कि यूरोप में देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने और भौगोलिक खोजों को लेकर एक प्रतियोगिता आरंभ हुई थी। तभी यूरोपियों ने हमारे देश में आगमन किया था। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा, सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है विनोबा भावे और चौथा है भगत सिंह और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। बताओ फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, क्या होगा बताओ। इसका आंसर होगा हमारा विनोबा भावे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कहा जाता है सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी, जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए अहिंसा और मानवाधिकार के प्रमुख समर्थक थे। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे फुल डिटेलिंग के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही गौर से इनको देखिएगा। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, मुंबई में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी। मुंबई में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है हमारा पंडिता रमाबाई, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर शिवाजी राव पटवर्धन ने, तीसरा ऑप्शन है हमारा आचार्य विनोबा भावे, चौथा ऑप्शन है हमारा सेनापति बापती। जल्दी से आंसर कमेंट करो इसका क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर होगा पंडिता रमाबाई। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारा, एक मिनट रुकिएगा, इसमें बताया जाता है कि 11 मार्च 1889 को रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी। कब की थी। 11 मार्च 1889 को, ठीक है, स्थापना करी थी। उन्होंने बेघर विधवाओं के लिए कृपा सदन और प्रीति सदन की भी स्थापना की थी। 1 मई 1882 को उन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना भी की थी और 29 सितंबर 1883 को ईसाई धर्म अपना लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी डिटेल ये रही। आपको जितने भी क्वेश्चन है, मैं फिर एक बार बता रही हूँ, आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको फुल डिटेलिंग के साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो हम अपने आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1948 में कोड नाम ऑपरेशन पोलो के तहत पर कब्जा किया था। किस पर कब्जा किया था बताओ फ्रेंड्स। सॉरी, मैसूर पर, ग्वालियर पर, हैदराबाद पर, बड़ौदा पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद पर। एक मिनट, सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सॉरी, हाँ, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आप लोग देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी गए हैं कई बार पेपर में और आते भी हैं, ठीक है। तो आइए हम इनको देखते हैं। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों ने हैदराबाद के निजाम के शासन को समाप्त कर दिया था और दक्षिण भारत में हैदराबाद की रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने का नेतृत्व किया, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे शक्तिशाली रियासत हैदराबाद का शासक मीर उस्मान अली खान एक कुलीन शासक था और राजाकारों की एक अनियमित सेना को पोषित करता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है फ्रेंड्स आपकी। आगे देखते हैं। सरदार पटेल की योजना में मेजर जनरल JN चौधरी, यहाँ पे चौधरी होगा, ये नहीं होगा, चौधरी के नेतृत्व में सेना और पुलिस ने हैदराबाद पर हमला किया और उसका भारत ने विलय कर लिया। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। बाद में मीर उस्मान ने विलय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उसने भी बाद में हस्ताक्षर कर दिए थे फ्रेंड्स। ये रहे इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, वरना आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रॉलेट सत्याग्रह, सेकंड ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, थर्ड ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और फोर्थ ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताओ। जिसको भी आ रहा हो आंसर कमेंट बॉक्स में करो जल्दी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आइए हम इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें हमारा, गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। यहाँ से आपका प्रश्न बन भी सकता है, एक बार मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ से आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है, याद रखना आप। अगला है हमारा, इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। अगला है हमारे, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो आप लोग याद रखना, ये लाइन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सॉरी ऊपर चला गया, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप उनको बहुत ही ध्यान से, आप चाहे तो कह रही हूँ नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, एक मिनट, अगला पॉइंट है हमारा, गांधी इरविन समझौते की प्रस्तावित शर्तें निम्न हैं। इसके भी कुछ शर्तें भी रखे गए थे जो कि निम्न है, हमने सारे की पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर रखे हैं, तो आप भी फ्रेंड्स अपने नोटबुक में नोट्स कर सकते हैं और चाहे तो, वरना अगर आपको याद रह सकते तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती फिर तो। आइए देखते हैं। पहली शर्त हमारी क्या थी? पहली शर्त थी हमारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, नमक पर लगने वाले कर को हटाना। अगले है हमारी शर्त, भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना। अगली शर्त थी हमारी, नमक यानी साल्ट सत्याग्रह को वापस लेना। वो चाहते थे नमक कानून जो बना था उसको वापस ले लिया जाए। गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत हुई थी 1920 से। इसका मुख्य लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति।
स्वराज की प्राप्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके तो सारे पॉइंट्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इनको लिख देती हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगले पॉइंट से हमारे रॉलेट एक्ट अधिनियम 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। यहाँ पे आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया था। सन तो आता ही आता है, कभी कभार डेट भी पूछ लेता है, तो आपको पूरी डेट याद रखनी है। क्या थी इसकी डेट? 6 फरवरी 1919। ठीक है, 1919 में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, लेकिन वो 19 को था, 19 अप्रैल को। अगला पॉइंट है हमारा, गांधी जी ने इस अधिनियम को काला कानून भी कहा था, काला कानून भी कहा गया था। अगला पॉइंट है हमारा, रॉलेट एक्ट के दौरान लॉर्ड जेम्सफोर्ड ब्रिटिश वायसराय थे। इसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे। ठीक है, जेम्सफोर्ड थे। अगला है हमारा, अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। फ्रेंड्स बहुत ही सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्रिप्स मिशन की विफलता भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण बना। अगला है, इस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा बन गया था। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं हमारे। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? बताओ फ्रेंड्स, ये तो सभी को आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कब जरूर कमेंट करना। ठीक है, वीरता का, त्याग का, मिट्टी और समृद्धि से संबंध है इसके, और सत्य का, किसका प्रतीक है बताओ? ये तो सभी को आना चाहिए। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, मिट्टी और समृद्धि से संबंध। ठीक है, यानी हरियाली का प्रतीक होता है। आइए इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना, बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि बहुत ही ये मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाटे हुए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आइए जानते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने इसमें नोट कर रखा है। तो आइए देखते हैं इनको। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। ठीक है फ्रेंड्स, आप बताइए तिरंगे का रेशियो कितना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना तिरंगे का रेशियो कितना है। ठीक है, केसर साहस का प्रतीक होता है, जो कुछ केसरिया रंग होता है हमारे तिरंगे का, वो साहस का प्रतीक होता है। ठीक है, किसी बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो मैं फ्रेंड्स को बता रही हूँ। तो अगला पॉइंट है हमारा, सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है, शांति का भी प्रतीक होता है। ठीक है, हरा रंग है ये हमारा, हरा रंग जीवन, प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित प्रतीक है, हरियाली का भी प्रतीक इसे माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। आप लोग जिसको आ रहा हो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मैंने हालांकि बता दिया है, सॉरी। अगला देखते हैं, इसका डिजाइन उस पहिए का है जो सारनाथ, लायन, कैपिटल, अशोक स्तंभ, राजधानी के अबैकस पर दिखाई देता है। ये जो चक्र है वो हमारा कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया। ठीक है, अशोक स्तंभ से। ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इसका व्यास सफ़ेद मिट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तीलियाँ हैं। हमारे तिरंगा है जो हमारा, इसको किसने डिजाइन किया था बताओ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछता है हर हाल में। तिरंगे को डिजाइन किया था पिंगली वकेया ने। ठीक है, अगला देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? बताओ फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो। किसका राइट आंसर होगा हमारा? फर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत करी थी। अगला देखते हैं। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये की पॉइंट्स जितने भी हैं फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करो कि नोट करते चलो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जो कि हर कोई बताता भी नहीं है वीडियो पे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं हम, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के दौरान और पुनः दोबारा 1765 से लेकर 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था, तो फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर होगा 1765 में। ठीक है, 1765 में बना था और रहा कब तक था? 1767 तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है, चाहे तो कहीं किसी का कॉपी पे कहीं नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है हमारा, उसने 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व भी किया था। अगला है हमारा, भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। देखो हमारा पिछला क्वेश्चन यही था। ठीक है, आ गया ना, रिपीट हो रहा है देखो। अगला है हमारा, उसने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला है हमारा, और इसे 1772 तक जारी रखा गया था। द्वैत शासन प्रणाली को 1772 तक जारी रखा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, बंगाल के प्रशासन को द्वैत शासन प्रणाली के परिणाम स्वरूप दीवानी और निजामत में विभाजित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर भी कहा गया था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, हम इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेना। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर भी कहा गया था। ठीक है, आइए हम चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताओ फ्रेंड, इसका आंसर जरूर से कमेंट करना। ठीक है, सभी को आना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी। सेकंड ऑप्शन है सरोजनी नायडू। थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अरुणा अली। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होने वाला है एनी बेसेंट। सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी थी। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। एक मिनट फ्रेंड्स रुकिएगा आप सब लोग, बस एक मिनट। चलो, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख सदस्य थी। क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख सदस्य थी। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है फ्रेंड्स, ये कई एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। वह पहली बार 1893 में भारत आई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थी। पहली बार ही आई थी और पहली बार ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विवेकानंद ने, सेकंड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, और चौथा ऑप्शन है हमारा अरबिंदो ने। अरबिंदो नहीं होगा, अरविंद घोष होगा। ठीक है, बताओ। इसका अरबिंदो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हमारा इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? फ्रेंड्स बताओ इसका जल्दी जल्दी राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दांडी से, सेकंड ऑप्शन है साबरमती से, थर्ड ऑप्शन है सेवाग्राम से, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पवनार से। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साबरमती। साबरमती से ही महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलो इसके कुछ पॉइंट हैं देख लेते हैं, जो कि हम लोग एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बस इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, और यह दांडी नौशारी में 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ये तो काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा, ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, छोटी क्लासों में आप लोग पढ़ चुके होंगे शायद ही, कि आप सभी को याद होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा, यह अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था। किसका था? अहिंसक था ये। ठीक है, अगला देखते हैं, यह नमक पर ब्रिटिश राज द्वारा एकत्र किए गए कर के खिलाफ था, और गांधी ने वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन करके इसका विरोध भी किया था। नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने नमक बनाकर। ठीक है, ये तो याद ही होगा आप सभी लोगों को। अगला देखते हैं, इसमें अमेरिकी कार्यकर्ताओं जैसे कि मार्टिन लूथर किंग, जेम्स बेवेल और अन्य को काफ़ी प्रभावित किया था। ठीक है, अगला है हमारा, अगला पॉइंट है, इसे सफ़ेद बहती नदी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने सफ़ेद खादी पहनकर मार्च में भाग लिया था। दांडी यात्रा पर जितने भी लोग गए थे उन्होंने सभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहन रखे थे। ठीक है, कोई भी अदर कलर का कपड़ा नहीं था, सभी ने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए इसे सफ़ेद बहती नदी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, लिखा भी है यहाँ पे, क्योंकि सभी लोगों ने सफ़ेद खादी पहनकर मार्च में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रही। आज की क्लास में हमने टोटल 10 क्वेश्चन ही रखे थे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और छांटे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।